अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि इस्लामिक बैंकिंग काम कैसे करती है। तो देखिए, इस्लामिक बैंकिंग में मेनली 4 मॉडल हैं जिन पर काम किया जाता है। सबसे पहला होता है मुराबहा। इसमें क्या होता है कि मान लो आपको कार खरीदनी है। मैं कार का एग्जांपल लेता हूँ। कार आपकी है 10 लाख रुपए की। तो बैंक ने क्या किया, वो 10 लाख रुपए की कार खरीदी अपने नाम से। उस कार को उस पर कार बैंक अपना प्रॉफिट रखता है 2 लाख रुपए, तो वो 12 लाख रुपए की कार आपको बेचता है। और आप ये पेमेंट डेफर्ड पेमेंट्स दे सकते हो, यानी आप किश्तों में पेमेंट दे सकते हो। तो अब आप बैंक से खरीद रहे हो कार, ना कि कार कंपनी से खरीद रहे हो। बैंक के नाम कार रहेगी। जब आप सारी किस्तें अदा कर देंगे तो बैंक आपके नाम कार करवा देगा। तो या आपके नाम कार हो भी सकती है, सीधा आपके नाम करवा दे। पहले अपने नाम कार, बैंक के नाम जो है कार होगी, फिर उसके बाद वो आपके नाम करवाएगा और आप उसकी पेमेंट सब किश्तों में बैंक को दे रहे हो। अब तो नहीं, आपने कार बैंक से खरीदी है, ना कि जो कार कंपनी है उससे। इसमें होता क्या है, देखिए, आप कहेंगे कि कन्वेंशनल बैंकिंग में भी ऐसा है। तो इसमें फ़र्क देखिए क्या है। फ़र्क ये है कि आपने जब बैंक से लोन करवाया था तो आपने पैसों के बदले पैसे दिए थे। आपने 10 लाख रुपए के बदले में 12 लाख रुपए दिए थे। तो वो दोनों में फ़र्क है। वो उसे हम सूद या ब्याज कहते हैं, रिबा कहते हैं। लेकिन यहाँ क्या है कि आपने बैंक ने कितने की खरीदी है, अब आपको उससे मतलब नहीं है। आपने 12 लाख रुपए में कार खरीदी है और आप वो 12 लाख किश्तों में दे रहे हो, बस बात इतनी है। तो दोनों में फ़र्क है। एक साइड कार है, दूसरी साइड पैसे हैं, बजाय उसके कि जिसमें एक साइड भी पैसे थे, दूसरी साइड भी पैसे थे। दूसरा सिस्टम जो मॉडल है, इजारा यानी लीज पर देना। ये वर्ल्ड वाइड बड़ा चल रहा है। सिर्फ मुस्लिम इस्लामिक बैंक नहीं करते, और भी बहुत सारे लोग इसको लीज पर कार क्या एग्जांपल दूं, कार आपको लीज पर मिल जाएगी। उसमें क्या है, मान लो आपकी 10 लाख की कार है, आपको वो मॉडल चाहिए, तो वो लीज कंपनी या बैंक आपके लिए वो कार खरीदेगा, 10 लाख रुपए में खरीदेगा। उस कार में जो आपकी, मान लो वो कार 5 साल चलने के बाद 5 लाख रुपए की रह जाती है, तो कार बैंक या वो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, जो लीजिंग कंपनी है, वो एज्यूम करते हैं कि आपने 5 लाख रुपए की कार की कीमत खाई है। वो पता लग जाता है। अक्सर 5 साल चलने के बाद कार की कीमत आधी रह जाती है। तो उन्होंने वो वैल्यू निकाली है 5 लाख रुपए, कि 5 लाख रुपए उसकी कीमत रह गई, तो 5 लाख आपने उसकी कार की कीमत खाई है। तो वो 5 लाख आपका कॉस्ट है। उसके ऊपर उनका प्रॉफिट है जितना भी, मान लो 10% अगर उनका प्रॉफिट है 5 लाख पर, तो वो एनुअल, मतलब वो चाह रहे हैं कि 10 लाख रुपए, मतलब 5 लाख रुपए अब वो उन्होंने एज्यूम कर लिया जो बेस अमाउंट है। उसके ऊपर आपका प्रॉफिट, उनका जो प्रॉफिट है या रेंट है कार का, इस अमाउंट के ऊपर वो अपना एक रेंट लेते हैं या अपना प्रॉफिट रखते हैं, जो टोटल अमाउंट में जुड़ जाता है। मतलब 10% वो ले लिया उन्होंने, तो जो टोटल अमाउंट आपकी बन गई। अब 5 साल के लिए क्योंकि आपने कार ली है, तो आपकी कार को अब मतलब ये 5.5 लाख रुपए हो गए। मैं एक मोटा एग्जांपल ले रहा हूँ आपके लिए। उन्होंने एक अमाउंट निकाला कि ये कार हम आपको 5 लाख तो इसकी कीमत है जो आपने खाई है, उसके ऊपर 10% हमारा प्रॉफिट है। तो मान लीजिए कि 5.5 लाख रुपए हो गए टोटल कार की कीमत। तो उसको वो डिवाइड कर देंगे और वो आपको कार को रेंट पर देंगे। वो अगर कार आपको आपके नाम नहीं आएगी, आपको रेंट पर कार मिल जाएगी, जिसमें वो 5.5 लाख रुपए अगले 5 साल तक के जो ईएमआई में डिवाइड हो जाएंगे। तो आप कार यूज़ भी कर रहे हैं। जो लोग कार के बिजनेस से, इन चीज़ों से वाकिफ़ हैं, वो समझते हैं कि कार कोई एसेट नहीं होता जिसको आप अपने नाम कराकर खुश होते फिरो कि मेरे नाम कार हो गई। तो वो आपकी कीमत ख़राब हो रही है। 5 साल के बाद क्या होता है कि 5 साल में आपने वो पैसे पे कर दिए ईएमआई के हिसाब से। अब 5 साल बाद बैंक आपसे कार या तो वापस ले लेगा और उस कार को बेच देगा 5 लाख रुपए में, या फिर आप चाहो तो पहली प्रेफ़रेंस आपकी है, आपको भी वो कार 5 लाख रुपए में बैंक बेच देगा। या फिर ये भी हो सकता है अगले 5 साल के लिए फिर आप उसकी जो है लीज़ करा लो। ऐसा होता है, नहीं होता है, वो एक टाइम की बात होती है। एनीवेज़, यानी कि 5 लाख रुपए देकर आप, या 5 लाख और उसके ऊपर जो वो पड़ता है उसको आप देकर कार ले सकते हो 5 साल के लिए। उसके बाद आप दूसरी कार की लीज़ पर भी जा सकते हो, यानी आप कार स्विच ओवर भी कर सकते हो। इस तरह बहुत सारा काम जो है लीज़ कंपनीज़ कर रही हैं इस टाइम। इसमें टैक्स के भी कुछ चक्कर होते हैं, टैक्स बेनिफिट्स भी उनको मिलते हैं। वो काफ़ी सारी चीज़ें कंसिडर करते हैं, क्योंकि ये जो लीज़ पर जो कार ली जाती है, ये सारा का सारा अमाउंट कंपनीज़ को कॉस्ट में इंक्लूड हो जाता है, उनकी कॉस्ट बन जाती है, तो वो प्रॉफिट में से लेस हो जाता है। तो इस तरह की कंपनीज़ इस तरह आमतौर पे बहुत करती हैं वर्ल्ड वाइड। तीसरा चीज़ होती है वकाला। वकाला में क्या होता है कि बैंक एक एक तरफ एक कोई प्रोजेक्ट है, जो कोई आदमी है जो किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, उसको उसके लिए फंड्स चाहिए।
उसको यहाँ इन्वेस्टमेंट चाहिए, एक दूसरी साइड एक इन्वेस्टर है जो यहाँ पैसा लगाना चाहता है, लेकिन इन्वेस्टर को ये नहीं पता कि ये कैसे काम कर रहा है, किस तरह है, ये सही है नहीं है। तो बीच में बैंक आता है जो इसको अच्छे से जज करता है और जज करने के बाद बता देता है कि ये ऐसे ऐसे काम करेगा, पूरी टर्मिनोलॉजी तैयार करता है, पूरे एग्रीमेंट्स तैयार करता है और इस काम की वो अपनी एक फीस लेता है, जिसे हम बोलते हैं वकालत करना या एजेंट के तौर पर काम करना। तो तीसरा जो मॉडल जो जिस पर इस्लामिक बैंकिंग काम करती है वो होता है वकाला। चौथा जो कॉन्सेप्ट है जिस पर इस्लामिक बैंकिंग काम करती है वो है सलम। सलम में क्या होता है, मान लो एग्जांपल देता हूँ, एक किसी को अपनी ज़मीन में फसल बोनी है लेकिन उसके पास पैसे नहीं हैं, तो वो इस्लामिक बैंक के पास जाता है कि आप मुझे मेरी फसल एडवांस में ख़रीद लीजिए। मान लो अगर 20 क्विंटल मेरी फसल होती है, गेहूँ होती है 20 क्विंटल, तो और मार्केट में जो रेट है, अभी जो रेट है वो 2000 का है, तो आप 1900 के लिहाज से मेरे से वो फसल एडवांस में ख़रीद लीजिए। तो बैंक 1900 के लिहाज से 6 महीने बाद जब फसल आएगी तब बैंक वो इतनी अमाउंट होगी, 1900 का रेट होगा, इतनी क्वांटिटी हम आपसे ख़रीदेंगे और इस टाइम पे ख़रीदेंगे, इतने टाइम बाद आप हमें फसल दोगे। वो टाइम किस टाइम पे ख़रीदेंगे, कितनी क्वांटिटी, कितनी फसल कितनी होगी टोटल, वो किस रेट पर ख़रीदी जाएगी, वो सारा तय हो जाता है और उतने पैसे जो उसकी फसल की कीमत है एडवांस में बैंक उसको 6 महीने पहले या जो भी टाइम जितने भी पहले है वो दे देता है। तो इसमें फार्मर का, जो किसान है, उसका बेनिफिट ये है कि वो उन पैसों से, एक तो उसके पास वो सारे पैसे एडवांस आ गए हैं तो वो अपने घर का खर्च भी चलाता है 6 महीने का, और उन्हीं पैसों से वो उसके लिए बीज और जितने भी खर्च ज़मीन में होने हैं, जितने भी फसल के ऊपर जो खर्च होते हैं वो सारे उससे वो पे करेगा और एंड में उसका जो वो खर्च निकालने के बाद जो उसका प्रॉफिट होगा वो अपने ऊपर भी खर्च कर सकता है। तो उसको 6 महीने, जो फसल उसकी 6 महीने बाद बिकनी थी वो उसकी 6 महीने पहले ही बिक चुकी है, अभी उसने फसल बोई नहीं है। तो बाद में जब वो फसल बो लेगा और वो जो फसल उग जाएगी और वो उसको काट लेगा तो वो फसल बैंक को दे देगा। 1900 के लिहाज से बैंक ऑलरेडी पैसे पे कर चुके हैं, बैंक उससे वो फसल ले लेगा जितनी भी क्वांटिटी की बात हुई थी। उस क्वांटिटी से ज़्यादा जो अमाउंट होगा, जो अगर मान लो 20 क्विंटल की बात हुई थी और उसकी फसल जो है 25 क्विंटल निकलती है, तो उस केस में जो 5 क्विंटल है वो किसान के पास रह जाएगी, वो उसको जो करंट मार्केट रेट है 2000 रुपये क्विंटल का, वो उस पर उसे बेच सकता है। 1900 में बैंक ने ली, बैंक किसी और को दे देगा कि आप ये मेरी ये फसल लीजिए और इसको मार्केट में बेच दीजिए। क्रेडिट पर बैंक उसको दे देगा, यानी कि उधार आगे किसी ब्रोकर को देगा, किसी एजेंट को देगा कि मेरी फसल बेच दीजिए। तो वो जो ब्रोकर है उसको, मान लीजिए कि जो ब्रोकर है उसको 2000 रुपये में बेच देता है और ब्रोकर अब अपनी फ़ीस लेता है मान लीजिए कि 25 रुपये एक क्विंटल के हिसाब से। तो 75 रुपये, यानी कि 1925 रुपये बैंक का कॉस्ट आ गया, तो 75 रुपये बैंक का यहाँ प्रॉफिट हो जाता है। तो ये होता है जो है सलम। ये चौथी कैटेगरी है जिस तरह इस्लामिक बैंकिंग काम करती है। इसके अलावा बैंक्स बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उसमें इन्वेस्ट भी करता है कस्टमर की तरफ से। मान लो मैं बैंक में गया और मैंने अपने पैसे जमा करा दिए, उसके बाद बैंक वो पैसे किसी प्रोजेक्ट में लगा देता है और वहाँ से जितना भी प्रॉफिट आता है उसमें कुछ शेयर बैंक खुद रखता है, बाकी शेयर मेरा मुझे दे देता है। तो ये भी कॉन्सेप्ट है जो बैंक्स करते हैं, लेकिन क्योंकि इसमें उस पर नज़र रखना और हर टाइम उसके ऊपर इंस्पेक्शन रखना कि वो काम सही कर रहे हैं, कोई घपला नहीं कर रहे, वो थोड़ा सा इशू होता है। इस वजह से बैंक आमतौर पे ऐसा नहीं करते, वो जो इजारा है यानी जो रेंट है, लीज़ करना, उस तरह पर जाते हैं या मुराबाहा है उस पर चले जाते हैं। और जो ज़्यादा सेफ़ मॉडल्स हैं वहाँ बैंक उन तरीक़ों से पैसे इन्वेस्ट करते हैं और जो है इस पर पैसे इन्वेस्ट करके वहाँ से अर्निंग करते हैं। उम्मीद है इस्लामिक बैंक का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। फ़ी अमानिल्लाह।